जैसा कि ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको अंग्रेज़ी एकदम बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरे सभी फ्रेंड्स मेरे इस छोटे से प्रयास से इंग्लिश ग्रामर की पूरी जानकारी शुरू से ले सकें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को प्रश्नों का अभ्यास भी समय समय पे कराता रहूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रत्येक वीडियो का नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप लोगों को विषयों का नोट्स बनाने में आसानी रहे और आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो आइए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज है मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला लैंग्वेज साउंड से निकलती है, और जो साउंड की रिटन फॉर्मेशन होती है उसी को इंग्लिश में हम 26 लेटर्स कहते हैं। तो ये लेटर्स क्या है? तो लेटर्स मीन्स अक्षर होते हैं, और इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो वावेल और कॉन्सोनेंट, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें जो लेटर्स होते हैं A to Z, उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला वावेल्स और दूसरा हमारा कॉन्सोनेंट। तो वावेल्स हमारे 5 होते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं। वावेल में A, E, I, O, U आते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट में इन पाँचों को छोड़कर A to Z के बीच इन पाँचों को छोड़कर बाकी अन्य आते हैं। जैसे देख लेते हैं B, C, D, F एक्सेट्रा। तो इनकी हिंदी भी लिखी हुई है। वावल में से होता है स्वर और कॉन्सोनेंट में से होता है व्यंजन। यहाँ पे देखिए इस लाइन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट है। लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट 1 होते हैं, ना कि 26। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कभी भी कोई पूछे आपसे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आप इनका जवाब 26 में नहीं देंगे, बल्कि आप कहेंगे 1 होते हैं। तो ये 26 क्या होते हैं? तो 26 हमारे लेटर होते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा वर्ड मीन्स होता है शब्द। तो ये वर्ड जो है लेटर से ही रिलेटेड है, और लेटर्स के ही समूह को ही हम वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और मैं इसकी हिंदी में भी परिभाषा बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा और वीडियो के माध्यम से आप उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। इसका अर्थ है अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी कि जो कोई भी अक्षर होते हैं, यदि वो अपना रियल मीनिंग दे रहे हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? शब्द। जैसे ENP। अब ENP क्या है? ये लेटर्स हैं, लेटर्स के ग्रुप भी हैं, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, और जिन शब्दों का कोई मीनिंग ना निकले वो शब्द नहीं कहलाएंगे। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? गलत। अगर इन्हीं को हम अरेंज कर लें तो ENP को हम PEN में अरेंज कर सकते हैं, और पेन अपने आप में मीनिंगफुल है, जिसका अर्थ भी है कलम। तो अगला एग्जांपल लेते हैं GEPA। कभी आपने सुना है ऐसा वर्ड? नहीं। तो इसी को अरेंज करने पे PAGE, मतलब पेज। पेज मिस होता है पन्ना। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा ये। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ड की अपनी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। इस लाइन को हम अच्छे समझते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं, इनकी अपनी एक क्या होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ है शब्दों के भेद। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक शब्द की अपनी एक क्या होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे यहाँ पेन लिखा हुआ है, तो ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो ये हमारा नाउन है, क्योंकि किसी का नाम है। अगर यहीं पे लिखा होता गुड, GOOD, गुड, गुड मीन्स अच्छा, तो वो हमारी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाती? तो एडजेक्टिव का पार्ट होता वो। अगर यहीं पे लिखा होता प्ले, खेलना, तो वो हमारा वर्ब का पार्ट हो जाता। तो इसी तरह से ये
तथ्य बिल्कुल सही है कि प्रत्येक वर्ड की अपनी एक क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती हैं, यहाँ पे इनकी डिटेल दी हुई हैं और इनकी डिफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है। तो एक काम करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को इसकी डिफिनेशन फुल फॉर्म में देने जा रहा हूँ। तो चलिए प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन हम विस्तार से देखते हैं और समझते हैं इनके बारे में उदाहरण के साथ। तो सबसे पहला हमारा नाउन है। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि प्रत्येक में दो दो परिभाषाएं दी हुई हैं। ऐसा क्यों? ताकि आप लोगों को याद करने में सुविधा रहे। जो पॉइंट आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, आपकी सुविधा अनुसार आप उसे याद कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि कभी भी कोई आपसे कुछ पूछता है, इनकी परिभाषा कोई पूछे, तो आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए पहला वाला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउ इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो एक तो ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरीथिंग्स इन दिस यूनिवर्स इज नाउन इफ इट हैज़ अ नेम, आइदर इट इज़ विजिबल और इनविजिबल। इसका अर्थ क्या है कि एवरीथिंग्स, प्रत्येक वो वस्तु, इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज़ें नाउन है यदि उनका अपना नाम है, चाहे वो विजिबल हो, दृश्य हो या फिर अदृश्य हो। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो दिखाई दें या ना दिखाई दें, वो सारी चीज़ें अगर उनका नाम है तो वो क्या है, नाउन। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले विजिबल चीज़ों की एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो अंकित लड़के का नाम है, बेंगलोर प्लेस का नाम है, बकेट बाल्टी, ये हमारा क्या है, वस्तु का नाम। तो ये सारी चीज़ें विजिबल हैं, इन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। जबकि ऑनेस्टी, ईमानदारी, पॉलिसी, एयर, इन सब चीज़ों को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो आप इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बस इन तीनों के बारे में ही जान पाते हैं। इनके बारे में जानने के लिए हमें सीनियर क्लासेस में पहुंचना पड़ता है। तो ये क्या है, अगर अभी से आप लोग जान जाएंगे तो इंग्लिश में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। चलिए अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं, जो है प्रोनाउन। तो सबसे पहले प्रोनाउन मीन्स होता क्या है, सर्वनाम। यहाँ भी इसकी दो परिभाषा दी हुई है। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन है क्या? तो प्रोनाउन एक शब्द है जो प्लेस ले लेता है नाउन का। किसी भी वाक्य में यदि कोई भी शब्द नाउन की जगह ले तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। अगला पॉइंट है, अ वर्ड विच कैन बी यूज टू रिप्लेस नाउन। यानी कि कोई भी शब्द यदि वह नाउन की जगह ले ले तो वही हमारा कहलाएगा प्रोनाउन। एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे समझते हैं। जैसे रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी रिस्पेक्ट्स हर एल्डर। अब यहाँ पे रिया के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। सबसे पहला है, रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। बताया जा रहा है कि रिया एक सुंदर लड़की है। शी रिस्पेक्ट्स, वह आदर करती है, हर एल्डर, अपने बड़ों का। अब यहाँ पे देखिए जो शी वर्ड है और हर वर्ड है, ये रिया को ही संबोधित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिया का नाम नहीं लिख रहा है, बल्कि उसके नाम के स्थान पे किसी अन्य वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप इन दोनों वर्ड को अच्छे से देख लीजिए और मुझे आशा है कि ये नाउन और प्रोनाउन दोनों अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं, जिसका नाम है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑल द एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। इसका अर्थ है कि जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं, अर्थात कोई भी शब्द है अगर उसमें प्रक्रिया हो रही है तो वही हमारी कहलाती है क्रिया। जैसे खेलना, कूदना, नाचना, सोना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनमें एक प्रक्रिया हो रही है, बॉडी मूवमेंट हो रहा है।
तो अगले डिफिनेशन पे चलते हैं। अ वर्ड विच रिप्रेजेंट्स एक्शन, पोसेशन, हैपनिंग। अभी क्या था, पहले डेफिनेशन में क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन जिस सेकंड वन अगर हम इसे अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, तो हमें वर्ब के बारे में फुल डिटेल पता चल जाती है। देखते हैं। तो लिखा क्या है, वर्ड विच रिप्रेजेंट, यानी ऐसा कोई शब्द यदि वह दर्शाता है, किसको दर्शाता है, एक्शन को, प्रक्रिया को, पोसेशन अधिकार को, हैपनिंग को यानी किसी भी घटना को दर्शाता है, यदि इन तीन चीज़ों को दर्शाता है तो वो हमारा कहलाएगा क्रिया। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझते हैं। तो पहले एक्शन है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, राम प्लेस क्रिकेट। इसमें क्या एक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि राम क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। तो प्लेस क्या है, खेलना, और खेलने में क्या हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है, बॉडी मूवमेंट हो रहा है। लेकिन सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो आई हैव अ न्यू शर्ट, तो क्या यहाँ पे कोई वर्ब है, जी हाँ, हैव हमारा क्या है, वर्ब, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, ये पोसेशन को व्यक्त कर रहा है कि आई हैव अ न्यू शर्ट, मेरे पास एक नई कमीज़ है, ये शर्ट के प्रति मेरा अधिकार व्यक्त कर रहा है। तो अगले पे चलते हैं, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या है, हैपनिंग। इसमें वर्ब क्या है, इज़ हमारा वर्ब है, क्योंकि यह किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वह एक अच्छी लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है। तो ये परिभाषा इसकी। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव क्या है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी और भी परिभाषा है, टू ऐड डिटेल्स इन नाउन और प्रोनाउन, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम में कुछ भी अगर हम जोड़ें तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ पे क्या है, बॉय नाउन है, और नाउन और प्रोनाउन में कुछ जोड़ा जाए या नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले ये सब क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो यहाँ पे नाउन बॉय है और लड़के की विशेषता बतलाई जा रही कि लड़का क्या है, बेस्ट है, सबसे अच्छा। मुझे आशा है कि एडजेक्टिव आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। देखिए, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, मेरा वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा, आप वहाँ से पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं, जिसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। टू ऐड डिटेल्स इन वर्ब, यदि क्रिया में, वर्ब में हम कोई भी चीज़ें जोड़ते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं एडवर्ब। अगला डेफिनेशन, अ वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। कोई भी शब्द जो वर्ब की, एडजेक्टिव की या फिर अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाती है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझते हैं। ही रैन स्लोली, अब यहाँ पे क्या है, वर्ब, पहला बोला था कि वर्ब की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, या फिर किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम वर्ब की। तो ही रैन्स स्लोली, अब इसमें स्लोली वर्ड जो है ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ही रैन स्लोली में लिखा हुआ है कि वह धीरे दौड़ता है, यानी दौड़ने की विशेषता बतलाई जा रही है कि कैसे दौड़ता है, धीरे। आई होप अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अब इसमें ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, जबकि वेरी क्या है, एडवर्ब। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट था हमारा एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने वाले। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सी इज़ ब्यूटीफुल, वह अच्छी तो, सुंदर तो है, लेकिन बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता कौन बतला रहा है, वेरी। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एडवर्ब। अगला एग्जांपल देखते हैं। ही रैन क्वाइट स्लोली, यानी किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाने वाले भी होते हैं हमारे एडवर्ब। तो यहाँ पे ही रैन स्लोली, वह धीरे तो दौड़ता है, लेकिन क्वाइट स्लोली बोल रहा है, मतलब कि थोड़ा धीरे। तो यहाँ पे क्वाइट एडवर्ब है जो कि स्लोली की। ये चलते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
और इसका अर्थ है संबंध बोधक। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इसका अर्थ है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसे संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व रखा जाता है ताकि वाक्य में किसी अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध दर्शाया जा सके। अन्य डेफिनेशन है जो कि शॉर्ट फॉर्म में है, रिलेटिंग वर्ड। मेरे सभी दोस्तों से अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।